आपसे बात कर रहा हूं मैं। अभी पेपर में 5 दिन बचे हुए हैं, पेपर में 5 दिन बचे हुए हैं। कुशल मंगल हो। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है सभी भाइयों और बहनों का जो 10th क्लास से बिलीव करते हैं। उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि जितना हो सके आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें। परसेंटेज लाना है, एसएसटी में ही ज़्यादा लाना होता है, सबको पता है ना। चलिए एक बार लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ सही बच्चों को मेरी आवाज़ जा रही है ना। सही बच्चे 10th वाले याद रखें, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें परसेंटेज लाना होता है, इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कहते हैं कि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पास हो जाते हैं। मेरा मानना है कि पास तो हो जाते हैं लेकिन समझ नहीं आता है कि एसएसटी क्या कहता है। अभी हम भूगोल के चैप्टर पे बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं भूगोल चैप्टर पे, है ना। चलिए खास तौर से ये 10th वालों के लिए है ना। सपोर्ट मटेरियल लाया हूँ और आपके पास तो सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है लेकिन आपने उसमें कभी खोल करके नहीं देखा होगा कि इसमें ये चीज़ भी मौजूद है, ये सब चीज़ भी मौजूद है। चलिए शुरुआत करते हैं एजुकेशन पॉइंट से। मैं अमरीन नवाब सर आपका, स्टार्ट करें। चलिए पहला चैप्टर भूगोल का। थोड़ा सही बच्चे ध्यान दें कि आपने देखा तो होगा लेकिन समझा नहीं होगा। तो समझने के लिए आइए एजुकेशन पॉइंट में हम आपको समझाते हैं और बताते हैं कि सपोर्ट मटेरियल क्या कहता है। कंफर्म सही बच्चे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि संसाधन क्या है और उससे विकास कैसे किया जाता है। संसाधन देखिएगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, ओके, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी। अब देखिएगा कुछ बच्चे ना इससे ना रूबरू नहीं हो पाते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, इसको आप फैक्ट्री का नाम दे सकते हो, है ना, फैक्ट्री का नाम दे सकते हो। प्रौद्योगिकी उपलब्ध है यानी कि हम क्या करते हैं, संसाधन को जमीन से निकालते हैं और उसको कहाँ ले जाते हैं, फैक्ट्री में। कहाँ ले जाते हैं, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में ले जाने के बाद में हाँ आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो संसाधन कहलाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको परिवर्तन करते हैं, उस संसाधन को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक लकड़ी, एक पेड़ है जो कि प्राकृतिक संसाधन है, काट करके कहाँ ले जाते हैं हम, फैक्ट्री में ले जाते हैं। उसको क्या है, उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। कंफर्म। अब चलिए, अब उसमें जो प्रक्रिया किया जाता है उस पेड़ से, वो हर चीज़ बनाने के लिए, कुर्सी, मेज, टेबल। कंफर्म सही बच्चे समझ गए। संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है यानी हमारे लिए वो उपयुक्त है, हमारे लिए वो उपयुक्त है, उसे क्या कहते हैं हम, संसाधन है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हर एक चीज़ संसाधन है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल कंफर्म सही है। लेकिन 10वीं वाले अगर आप ये कहोगे तो बच्चे हंसेंगे आप पे। क्यों, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। चलिए संसाधनों के प्रकार में आते हैं हम। ये तो कंफर्म सही है कि संसाधन किसी के, ये हो सके तो 2 नंबर के लिए आता है, 2 नंबर में आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कि संसाधनों के प्रकार और वो देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। अब सपोर्ट मटेरियल है लेकिन आपको समझना है, ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जीव मंडल में हम भी हैं, है ना। जैसे मनुष्य और प्राणी जाति जो सांस लेते हो, क्या हो, जो सांस लेते हो, जो सांस लेते हो, ओके, वो क्या कहलाते हैं, जैव मंडल, जैव संसाधन कहलाते हैं। कंफर्म। आगे देखिएगा अजैव संसाधन में वे सभी संसाधन जो निर्जीव, क्या है, निर्जीव है, जिनमें जान नहीं है। निर्जीव का मतलब क्या होता है, जिन वस्तुओं में जान ना हो वो क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। कंफर्म सही बच्चे। देखिए जिन वस्तुओं में जान ना हो, निर्जीव वस्तुएं से बने होते हैं, जैसे अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि चट्टानें, धातुएं, चेयर, कुर्सी, मेज, जो भी आप कह सकते हो। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है मेरे भाइयों, हो सकता है कि नेट प्रॉब्लम हो सकता है। आज के दिन अक्सर नेटवर्क का इशू होता है भाई।
और मैं चाहता हूं कि सभी भाई मेरे बने रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सभी भाई जुड़े रहते हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि नेटवर्क इशू आ जाता है। ये मुझे सबसे बेकार लगता है और जल्द ही इस चीज़ों से हम उबरने वाले हैं, हो सके तो, और उभरेंगे। और आपका सपोर्ट रहा मेरे भाइयों तो बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कि मौजूद हैं हमारे लाइव सेशन में। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नाम नहीं ले रहे हैं हम किसी भाई का, बहन का, लेकिन आपके पास सपोर्ट मटेरियल होगा और मुझे आशा है कि सही बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, है ना। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, आज के दिन आता है। हाँ, ये सकीबा परवीन, क्या बात है सकीबा बहन, बहुत अच्छा लगा। आप भी आई है। अमित कुमार हैं हमारे, शिवम भाई भी हैं। मौसम के कारण रानी, ओहो रानी बेटा बहुत अच्छा, मौसम के कारण ही ऐसा होता है। अमित भाई है, ब्लर हो रहा है, अब देखिए थोड़ा धीरे धीरे मौसम के कारण ऐसा होगा। चलिए शिवम भाई भी है, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आपके लिए मौजूद है सपोर्ट मटेरियल में जो समझा सकूं मैं आप कंफर्म। इसके बारे में तो आप जान गए, यानी जिसमें जान नहीं होती उसे निर्जीव कहते हैं और जिसमें जान होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। कंफर्म। आगे बढ़ते हैं हम सभी भाइयों के लिए और बहनों के लेकर के कि सपोर्ट मटेरियल में क्या कह रहा है। अब समापत्या के आधार पे, हो कुछ बच्चे कहते हैं समापत्या का मतलब क्या होता है, तो मैं ये बता दूं आपको सभी बच्चों को कि समापत्या का मतलब क्या होता है, खात्मे का, है ना, जो खत्म हो सकता है ना, खात्मे के आधार पर। सबसे पहले कहते हैं हम नवीकरणीय संसाधन। इसमें देखिएगा सही बच्चे याद रखेंगे, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, कौन सा भौतिक, रासायनिक आप पढ़ते हो, रासायनिक पढ़ते हो बिल्कुल सही, अथवा यांत्रिक। अच्छा यंत्र का मतलब क्या होता है हिंदी में, हिंदी तो है ही ये, यंत्र किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इसको मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। सही बच्चों को पता है यंत्र का मतलब मशीन कहते हैं। चलिए, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय कह सकते हैं। इसको रिसाइकल भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, रिसाइकल भी आप कह सकते हो। कंफर्म। चलिए आगे कहते हैं कि यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या कहलाते हैं, आपके उसमें होगा, टिक मार लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। और इसमें जो उदाहरण है वायु, जल आदि हो सकता है। अब आता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जो दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज, देखिएगा हीरा, हीरा भी एक खनिज है। कन्फर्म बच्चों। कोयला, कोयला भी एक खनिज है। तो इन सबों का जो उत्पत्ति होता है ना, लाखों साल लग जाते हैं, लाखों साल लगते हैं इनको उत्पत्ति होने में। और इनको क्या करते हैं, हम निकालते हैं, परिष्कृत करते हैं फैक्ट्रियों के द्वारा, इंडस्ट्रियलाइज के द्वारा, तब जाके वो हमारे पास पहुंचता है। तो इसको जरूर एक बार लिख करके लाए समापत्या के आधार पे, यानी कि अगर ये चीज़ एक बार खत्म हो गया वहाँ पे दोबारा मिलता नहीं है। जैसे तेल, तेल एक बार जिस जगह से निकाल लिया जाता है वहाँ पे लाखों साल लग जाते हैं उसको बनने में, उसे अनवीकरणीय आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का संसाधन है ना। चलिए आगे आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर। अब देखिएगा स्वामित्व मतलब सीधा सीधा आता क्या है, मालिकाना। क्या आता है, मालिकाना, मालिकाना। अब देखिए स्वामित्व का मतलब क्या होता है, मालिकाना के आधार पर। तो निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, याद रखिएगा। निजी जैसे कि किसी का प्राइवेट सेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है वो क्या होता है, सामुदायिक संसाधन होता है। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो उसे राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिएगा इसमें ये पूछा जा सकता है, तो कोई बात नहीं। चलिए बच्चों थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, सही बच्चों को दिखाई दे रहा है, सही भाई को।
आज ही के दिन होता है जब 10th क्लास हमारे साथ जुड़ती है। दिखाइएगा। चलिए शुरू है हमारा। आशा करता हूँ कि सभी भाई एक बार लाइक कमेंट जरूर कर दें, और जितने भाई मेरे आ रहे हैं और जा रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। वो इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग ना बने रहें, तभी कुछ सीखेंगे। अब सबके पास बिल्कुल क्लियर जा रही है, देखिएगा बिल्कुल क्लियर है। चलिए आते हैं हम थोड़ा भाई, है ना। यानी ये देखिएगा राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जो कि देश के भीतर पाया जाता है। हाँ, देश के अंदर चाहे कोई सा भी संपत्ति निकले, वो कहते हैं ना हमारे खेत में गागर निकला है गागर निकला है, वो गांव की कहावत है। तो वो भी सरकार का हो जाएगा भाई, वो भी सरकार का हो जाएगा, ये बात याद रखिए। और वहाँ पे सर्वेक्षण वाले आकर के चारों तरफ क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे कि और क्या क्या चीज़ यहाँ पे निकलता है, वो सरकार के सीधा सरकार के अंदर में चला जाएगा। अब देखिएगा तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यहाँ सबसे मेन बात आता है कि इस चीज़ को जानना है हमें, तो ये अंतर्राष्ट्रीय है। मैं सबको बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय 200 मील की दूरी, याद रखिएगा, एक नंबर का सवाल आ सकता है ना। खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में रहता है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कंफर्म। चलिए सही बच्चे याद रखें। अब विकास के स्तर पर संसाधन की बात करते हैं तो वे संसाधन होते हैं ये जो किसी प्रदेश में, प्रदेश का मतलब राज्य, प्रदेश का मतलब क्या होता है, राज्य। कंफर्म है सही बच्चे, राज्य किसी प्रदेश में विद्यमान है यानी मौजूद है, परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया हुआ है, वो संभावी। आप लोग कहते नहीं है कि जैसे बारिश आने वाला है, जैसे देखिए आज बारिश आने वाला है लेकिन हम संभावना लगा रहे हैं, इसी कारण हमारा थोड़ा नेट भी स्लो चल रहा है ना, तो उसे संभावी संसाधन कहलाते हैं। अगला, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो विकसित संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक मोबाइल इस्तेमाल किया है ना, और मैंने देखा कि हाँ ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है, चलता भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, तो इसे क्या कहते हैं, गुणवत्ता में अच्छा है, तो वही इसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो सभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, किसे मानव की पहुंच से बाहर है, उसे भंडारित संसाधन कहते हैं। ओके कंफर्म, भंडारित संसाधन जो मनुष्य के प्रभाव से दूर हो। वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं। संचित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। क्या होता है, इकट्ठा। याद रहेगा सही बच्चों को। चलिए मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल क्लियर आ रहा है ना, और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फिर कल हम आपसे क्या बात है, क्या बात है, अपने ग्रुप में भी बता दें सभी बच्चों को, सही बच्चों को ग्रुप में बताएं कि हाँ लाइव क्लास चल रही है। ग्रुप में बता दें कि सही बच्चों इस ज्ञान का लाभ उठाएं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। दूसरा हेडिंग कहता है संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी का मतलब क्या होता है, आज जो हम जी रहे हैं ना वो वर्तमान पीढ़ी है, जो आप लोग 10वीं कक्षा में हो वो वर्तमान पीढ़ी है ना। आगे, अपितु भावी पीढ़ी, भावी का मतलब क्या होता है, आने वाले। क्या होता है, आने वाले, आने वाले जो पीढ़ी है उनकी, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती है, उसे सतत पोषणीय क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कंफर्म। अगला तीसरा हेडिंग, ऐसे उपाय अथवा, उपाय का मतलब तरीका, तकनीक जिनके द्वारा, तकनीक का मतलब तरीका भी होता है, संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, उसे संसाधन नियोजन कहलाता है। टाइम टेबल के एक बार समय सारणी से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कैसे करें नहीं करें उसके बारे में कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये सबसे मेन एक नंबर का सवाल है। ब्राजील के शहर में देखिएगा, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र एजेंडा 21 पारित किया। तो यहाँ याद रखना है कि ब्राजील के कौन से शहर में, तो रियो डी जेनेरो, है ना। कब, तो 1992, है ना। क्या किया था, तो सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। क्या हुआ था उसमें, तो एजेंडा 21 पारित किया गया था, है ना, जिसका उद्देश्य क्या था, समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। रियो डी जेनेरो कहाँ है, फ्रांस में। कहाँ है, पक्का, रियो डी जेनेरो कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। सही बच्चों को याद है ना, फ्रांस में हुआ था। अब देखिएगा इसमें आगे क्या करें। महात्मा गांधी जी ने भी एक बार बोला था कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ये पूछा जा सकता है और इसकी व्याख्या पूछी जा सकती है, इसकी व्याख्या पूछी जा सकती है, या तो फिर ये हेडिंग देख करके पूछ लेगा कि ये कौन बोला हुआ है। कंफर्म, चलिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपको पता है ना चाहिए। अब देखिए, भूमि का उपयोग हम किन किन रूपों में करते हैं, भूमि का उपयोग हम किन रूपों में करते हैं। सबसे पहले वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बिल्कुल बात सही। प्रतिभूमि खाली भूमि, प्रति का मतलब क्या होता है, खाली भूमि होता है ना। आगे, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य, बिल्कुल बात सही है। प्रतिभूमि होती है, उसके बाद भी हम कृषि अन्य योग्य। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जिसे निवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, निवल भी बोलते हैं, याद रहेगा सही बच्चों को, निवल भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है भूमि निम्नीकरण के कारण। अब ये देखिएगा, भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, भूमि पर खतरा। पहला, खनन के कारण यानी खुदाई के कारण, बिल्कुल सही है ना, खुदाई से भूमि खराब हो सकती है। अतिचारण, ज्यादा चरने से, है ना, ज्यादा चरने के कारण, है ना, किसके, जानवरों के, है ना। अति सिंचाई, ज्यादा खेती यानी ज्यादा जुताई होती है, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा जुताई होती है, बिल्कुल सही है ना, ज्यादा जुताई। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, है ना। कलर बहुत अच्छा लग रहा है, कलर, ओहो क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक प्रदूषण यानी फैक्ट्रियों से निकला हुआ प्रदूषण, इसमें हम फैक्ट्री डाल सकते हैं, बिल्कुल सही, फैक्ट्री डाल सकते हैं, इससे निकला हुआ प्रदूषण यहाँ पे कर सकते हैं। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, जंगल का खात्मा। याद रहेगा सही बच्चों को, मैं पूछूंगा कि इनका मतलब क्या होता है, सही बच्चे याद रखें। ये चीज वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, यानी भूमि निम्नीकरण के ये उपाय है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सही बच्चे। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। भूमि संरक्षण के उपाय। अभी देखिए, अब भूमि संरक्षण का मतलब क्या है, भूमि का बचावा, बिल्कुल सही है। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचावा होता है। क्या होता है, बचावा होता है, सही बच्चे याद रखेंगे। संरक्षण का मतलब बचावा। अब बचाव करने के उपाय है, सबसे पहला वन रोपण का मतलब क्या होता है, पेड़ रोपना। क्या होता है, पेड़ों को लगाना। क्या होता है, पेड़ों को लगाना, बिल्कुल सही। अगला क्या है, पशुचारण नियंत्रण, यानी कि जानवरों को चरने पर क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है, जानवरों को चरने से रोकना है, बिल्कुल सही है। रक्षक मेखला, एक होता नहीं है, आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, जो मेखला बनाते हैं, ज्यादातर तरीके से बनाया जाता है, गेहूं के खेतों में बनाया जाता है, उसे कहते हैं, आप डडेर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डडेर, इसको बोला जाता है गांव की भाषा में, डडेर बोला। खनन नियंत्रण यानी ज्यादा खुदाई भी नहीं करनी है, बिल्कुल बात सही है, ज्यादा खुदाई भी नहीं करनी है, ज्यादा खुदाई से बचना है, ज्यादा खुदाई से भी बचना, बिल्कुल सही। औद्योगिक जल का परिष्करण, बिल्कुल सही। अब औद्योगिक यानी फैक्ट्री, बिल्कुल सही। अब फैक्ट्री से क्या होता है, फैक्ट्री से जो जल निकलता है पाइप के द्वारा, हमें क्या करना है, उसमें ऐसी यंत्र में लगाना है, यानी ऐसी मशीन लगाना होगा जिससे वो पानी दूषित होकर के न बल्कि अच्छा बन के निकले। तो वो इसके कारण क्या हो सकता है, हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। कंफर्म है सही बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये देखिएगा मृदा के प्रकार, सबसे मेन बात है लाल एंड पीली मृदा, इसको याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा। और हाँ, इसमें ये भी सबसे मेन चीज याद रखिएगा कि ये मृदा कहाँ पाई जाती है और इस पे कौन कौन सी फसल उगाया जा सकता है। आपके सपोर्ट नई किताब में जरूर मौजूद होगा। आगे है काली मृदा, लेटेराइट मृदा, स्थलीय मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। अब ये देखिए वन मृदा का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताओ मुझे वन मृदा का मतलब। अपने अपने भाइयों को जरूर लाए, मजा आएगा, अभी आएगा, देखिएगा कैसे कैसे मजा आता है। आगे देखते हैं, ये देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा छोटा करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये क्या है, मृदा का वर्गीकरण किया गया हुआ है। हाँ, जलोढ़ यानी खादर बांगर, याद रखिए, काली मृदा यानी रेगड़ भी, यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम, ये देखिए, ये सबसे मेन है, याद रखिएगा, आपके लिए मैं बड़ा कर रहा हूं, वरना सही बच्चे यहां देखिए, जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, खादर बांगर, काली मृदा का दूसरा नाम है ना रेगड़ भी कहते हैं, लाल और पीली मृदा, ये देखिएगा यहाँ पे। आगे लेटेराइट मृदा और शुष्क मृदा किसे कहते हैं, या मरुस्थलीय मृदा को कहते हैं। कंफर्म है सही बच्चे। आगे वन मृदा किसे कहते हैं, पर्वतीय मृदा को कहते हैं। सही बच्चे याद रखेंगे, चलिए कंफर्म है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम, सही बच्चे बिल्कुल याद रखिए। आगे देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाऊंगा, इसको समझना बहुत जरूरी है भाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए थोड़ा छोटा बड़ा करके दिखा रहा हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, मृदा अपर्दन, अपर्दन का मतलब क्या होता है, कटाव होता है। क्या होता है, कटाव होता है, तथा इसके कारण, कटाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। देखिए वही आ गया ना, क्या है, कटाव को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। आगे देखिएगा, एक तो क्या है, समाधान है और एक कारण है। हम कैसे मिट्टी को कटने से बचा सकते हैं और उसका कारण भी देखिए, वनोन्मूलन के कारण जंगल का खात्मा होगा। ओहो हो, क्या बात है, सभी बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा, देखिएगा। चलिए कारण मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं कि कारण क्या है। ओके, चलिए सबसे पहले कारण देखते हैं, वन उन्मूलन। आपको पता है वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है, खात्मा। अति पशुचारण, इसको बता दिया। निर्माण व खनन, अब इसमें देखिएगा, खनन प्रक्रिया के बारे में तो पता है, लेकिन निर्माण के बारे में, यानी कि इसमें कह रहा है कि जब आप घर बनाते हैं उसमें क्या किया जाता है, मिट्टी पहले खोदा जाता है, तब प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, पतन का मतलब सही बच्चे मुझे कमेंट में बताएं, मैं देखना चाहता हूं, मैं सही बच्चों को बता रखा हूं और सबको पता होना चाहिए कि पतन का मतलब क्या होता है। पतन का मतलब क्या होता है, सही बच्चे बताएं मुझे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। देखिए देखिए, पतन का मतलब मुझे बताएं सही बच्चे, पतन का मतलब क्या होता है, पतन का अर्थ क्या होता है। जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अब बताइए मुझे कि यहां आप लोग कुछ सीख रहे हो, पतन का मतलब क्या है। साकिब, शिवम लूडो, शिवम कुमार, बहुत सारे, रानी पटेल, बताइए मुझे, गोलू ठाकुर, क्या बात है, क्या बात है, पासवान जी बताइए, आगे नहीं बढ़ना है। अच्छा रॉकी हैं, ओए होए, कौन है भाई, सारिक भाई हैं हमारे, सारिक भाई, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। चलिए ये लीजिए, चलिए यहां पे आते हैं, पतन का मतलब खात्मा, हिम नदी और जल, ये सब क्या है, कारण है। कृषि के गलत तरीके से जुताई करना। अब देखिए, कृषि का ना मीटर होता है कि हम खेत को कितने मीटर से जोते हैं। अब आप क्या करते हैं, अच्छा उत्पादन पाने के लिए ना इतना इतना खोद देंगे, सारा का सारा जो ऊर्जा उसमें क्या मौजूद होता है, जो कीड़े वीड़े सब निकल जाते हैं, इसीलिए वो ठीक से नहीं हो पाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना। ढालू क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ऐसे देखिए, ऐसे होता है। ये क्या है, ऊंचा क्षेत्र, इसे ऊंचा क्षेत्र बोलते हैं, है ना, और इसे ढाल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। होता यूं है कि जो मिट्टी होती है वो क्या होता है, ढाल में आ जाता है और बराबर हो जाता है, उसे ढालू क्षेत्र बोला जाता है। चलिए कारण तो हमने जान लिया, है ना। अब आते हैं इसके समाधान के ऊपर। सही बच्चे देखते हैं कि समाधान इसका क्या है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, बिल्कुल बात सही है। अब क्या कीजिएगा, ढाल वाला क्षेत्र है, ठीक से हल चलाइए, क्या होगा, मिट्टी समतल हो जाएगी। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी समझते हो ना, सीढ़ी बनाकर खेती करने से, बिल्कुल बात सही है। एक सीढ़ी बनाओगे तो कि आगे जो मिट्टी है वो आए ना, पानी है जो ज्यादा आए ना। बड़े खेतों को पट्टियों में, है ना, पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगा करके, बिल्कुल बात सही है। घास, खेत के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगाकर एक मेखला बनाना। देखिए एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, पेड़ों की कतारों को क्या कहते हैं, पेड़ों की कतारों को क्या कहते हैं, तो मेखला बोलते हैं। आपने देखा होगा लंबे लंबे पेड़ क्या होते हैं, लंबे लंबे जो पेड़ है वो ना
खेत के बगल अगल में लगा हुआ होता है, चारों तरफ से लगा हुआ होता है, बहुत अच्छा लगता है। आगे वनोरोपण, इसका मतलब होता है जंगल रोपना, यानी कि पेड़ों को रोपना। अति पशु चारण को नियंत्रित करना, ज्यादा पशु को नहीं चराना है, हमें ज्यादा पशु को नहीं चराना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। अब यहां देखते हैं हम भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग। अब यहां देखिएगा सबसे ज्यादा उपयोग किस में आता है, वन में आता है, कृषि के लिए भी आता है ना, अन्य कृषि में भी आता है। प्रतिभूमि होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र में, इसे क्या कहते हैं, निवल, बताया था मैं, इसे क्या कहते हैं, निवल। अब ये देखिएगा, अब वन में पेड़ों से छदित एक विशाल क्षेत्र होना चाहिए, उसे वन कहते हैं, है ना। भूमि यानी कृषि के लिए जो अनुपलब्ध, अनुपलब्ध, उपलब्ध नहीं, अनुपलब्ध, बंजर तथा कृषि। बंजर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सूखा हुआ, बिल्कुल सूखा हुआ। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, अयोग्य का मतलब किसी योग्य नहीं, है ना। गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे कि इमारत बनाना, सड़कें बनाना, उद्योग बनाना। कंफर्म है। आगे अब कह रहा है कि अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अयोग्य भूमि अस्थायी चारागाह तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि को जो 5 वर्ष या अधिक से खाली हो, 5 वर्ष से अधिक से क्या हो, वो खाली हो। कंफर्म। आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि प्रतिभूमि, वर्तमान प्रति, प्रति का मतलब सपाट, प्रति का मतलब सपाट, जहां कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय में से खेती न की गई हो, अन्य प्रति जहां 1 वर्ष से 5 वर्ष में खेती की गई ना हो, उसे कहते हैं। अब देखिएगा इसमें शुद्ध बोया गया, एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, याद रखिएगा इसको स्क्रीनशॉट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। प्रमुख शब्द ये पढ़ के जाएं, ये आप पढ़ के जाइए, सभी बच्चों के लिए बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये देखिएगा पहाड़ी पद पीड माउंट जोन, जाने की देखिएगा यहाँ पे आप इसको याद कैसे कीजिएगा, ऊंट से कीजिएगा। किससे, ऊंट से कीजिएगा, क्योंकि पहाड़ी पद का मतलब क्या, आपने देखा होगा तरुवर पहाड़ को, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। अब इसको याद कर लीजिएगा। कंफर्म, सही बच्चों को दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दूं, क्या बात है, क्या बात है। अपने अपने दोस्तों को भी बताया कि हाँ जरूर जरूर जरूर, बहुत खूब, सभी भाई मेरे मौजूद है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं आपके लिए और बताते हैं इसको कैसे याद करना है। प्रमुख शब्द की बात करते हैं, पहाड़ी पद पीड माउंट जोन, है ना, किसी पर्वत, पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब क्या होता है, लाइन, क्या होता है, लाइन के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र पीडमोंट कहलाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं, पीडमोंट। 1 नंबर का सवाल आ सकता है, कंफर्म। आगे चलिए, दक्कन ट्रेप प्रायद्वीपीय, इसको मतलब कंफर्म बताओ। पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र, यहां पे काली मिट्टी वाला क्षेत्र, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र। अच्छा ये बताइए, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है, कि खेती के लिए उपयुक्त होता है, उसे दक्कन ट्रेप कहते हैं। द्रार, चो और तराई, ये शब्द शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, द्रार, चो और तराई। थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा, ओहो, द्रार, पहली बात करते हैं द्रार की, हम बात करते हैं पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भारत में भूटान तक आसपास स्थित मैदान व पहाड़ की तलहटी क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, द्रार कहते हैं। कहां कहां, उत्तरी पूर्वी भारत के व भूटान के आसपास स्थित जो मैदान है पहाड़ की तलहटी क्षेत्र में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्रार कहते हैं। कुछ कुछ भाषा ऐसी होती है ना जिसको ना समझ में नहीं आता है, लेकिन आपसे मैं एक ही चीज कहूंगा, ये याद करके जाएं, कंफर्म आएगा। चो पंजाब तथा हिमाचल के शिवालिक की श्रृंखला का दक्षिणी ढाल, जो कि वनस्पति विहीन है, वनस्पति यहां पे है ही नहीं, विहीन का मतलब क्या होता है, ना होना, ना होना, यही बच्चों को याद कराता है, ना होना, बहुत ही कटा हुआ है तथा जहां मौसमी घार बहती है, क्या बहती है, घार बहती है, जिसे चो कहते हैं। याद रखिएगा सही बच्चे, बिल्कुल याद करके जाएं, चो किसे कहते हैं। ऐसे नहीं लगता है कि चोर होता है, कोई शब्द होता है ना चोर, ये चो शब्द है, सिर्फ चौ में ओ की मात्रा। आगे बढ़े, चलिए सभी भाई मेरे और बहन एक बार लाइव में आ जाए, और आशा करता हूं कि आप लोग कुछ सीख रहे हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
ओके भैया। अरे भाई बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग साथ होते हो ना और कुछ सीखते हो, तो दिल में खुशी होती है कि हाँ कुछ सीख रहे हो आप लोग। कंफर्म। चलिए आगे देखते हैं। तराई, ओहो तराई, ये तालने वाला तराई नहीं है, ये पहाड़ के नीचे की भूमि जो तर रहती है, किससे? पानी से। किससे? पानी से, तथा दलदली होती है, मुख्यतः उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, उसे तराई कहते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास, देखिएगा ये आता ही आता है, ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए तथा भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर विकास करना, उसे क्या कहते हैं? सतत पोषणीय आर्थिक विकास कहते हैं। बच्चों अगर आपको जीना है और आपकी आने वाली भावी पीढ़ी को जीना है तो हमें सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत चलना होगा। कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधन नियोजन, नियोजन का मतलब क्या होता है? तरीका से, समय सारणी बना करके संसाधनों के उचित उपयोग के लिए अपनाई गई तकनीकी कौशल, क्या है? तकनीक या कौशल संसाधन नियोजन कहलाता है। कितना अच्छा आंसर है। संसाधन संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचावा होता है। क्या होता है? बचावा होता है। संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, क्या है ये? जल, भूमि तथा वनस्पति मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी, यानी आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी, बच्चों ने सुन लिया ना, आने वाली पीढ़ी, बिल्कुल सही, आने वाली पीढ़ी है ना, पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए, उसे संसाधन से, यानी हम कुछ बचा। सही बताइए, हमारे पेरेंट्स जो कमाते हैं वो हमारे लिए ही ना बचा कर रखते हैं। हमारा बेटा 10वीं पास करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टर बनेगा, तो वो अपना तो जी चुके। अब हम क्या करें? संसाधन का अच्छा उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी अच्छा करे। चले कंफर्म है सही बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम। वन रोपण, वन रोपण का सीधा सीधा अर्थ क्या जाता है? पेड़ को रोपना, पेड़ बोना, बिल्कुल सही है। किसी क्षेत्र में पेड़ लगाकर उसे वन में परिवर्तित कर देना, बिल्कुल बात सही है। जलोढ़ मैदान क्या होता है? एक समतल भूमि जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ या महीन मृदा से बनी होती है, उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, मैदान कहते हैं। कृषि योग्य भूमि, भारत में कितनी प्रतिशत लोग कृषि करते हैं? एक सवाल है, परसेंटेज बताइए आप मुझे कमेंट में। वर्तमान में जोती गई वह फसलों से बोई हुई खेती योग्य जमीन को ही कृषि योग्य भूमि कहते हैं। कंफर्म सही बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांगर, हाँ आने वाला क्वेश्चन। पुरानी जलोढ़ जो ज्यादा उपजाऊ नहीं हो उसे बांगर, ज्यादा उपजाऊ जो ना हो उसे क्या कहते हैं? बांगर। खादर, गांव में जो खादर का नाम होता है ना, सुबह सुबह जो झाड़ू वाड़ू लगा करके रखा जाता है एक जगह पे, उसे खादर कहते हैं। नई जलोढ़ जो बाढ़ के समय लाई गई मृदा से बनती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, उसे खादर कहते हैं। यानी आपको पता है गांव में खादर ना खेतों में डाला जाता है। अगर आपको पता हो, आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता हो खादर क्या किया जाता है? गांव में ना इकट्ठा करके रखा जाता है और खेतों में डाला, जिससे उपज अच्छी होती है। आगे मृदा अपर्दन, अपर्दन का मतलब क्या होता है? चलिए कमेंट में मुझे बताइए, अपर्दन का मतलब क्या होता है? सही बच्चे बताएं मुझे, अपर्दन का मतलब क्या होता है? सही बच्चे मुझे बताएंगे, क्या बात है? सुरेश, आकाश भाई है हमारे, ओहो, बताइए अपर्दन का मतलब क्या होता है? और अपने अपने दोस्तों को भी बताएं कि लाइव चल रही है नवाब भैया का अपर्दन का, जल्दी बताएं मुझे, कमेंट मेरे पास है। सही बच्चे बताएंगे मुझे कमेंट में कि अपर्दन का मतलब क्या होता है। बताइए बताइए बताइए। ओहो क्या बात है, 10वीं क्लास मैंने सबको बता रखा है, लगता है भूल गए। बेइज्जती हो रही है आपकी 10वीं क्लास। ये क्या है सारिक भाई? सुलक्षा, ओहो, अच्छू भी नहीं, क्लीच, क्या बात है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। अरे भाई अपर्दन का मतलब कटाव होता है। क्या होता है? कटाव होता है। यहाँ देखिए, मृदा की ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरी स्थान पर प्राकृतिक कारकों के द्वारा या मानवीय क्रियाओं के द्वारा चले जाना ही मृदा अपर्दन कहलाता है। अब सिंपल सी बात है, अपर्दन नहीं होगा, जैसे कि मान लो ये मृदा है, ये मृदा है, उसका ऊपरी परत है। अब ऊपरी परत उड़ करके जाए या यहाँ से उठा करके वहाँ रख दे,
काट करके ही तो रखेंगे ना, उसे कटाव कहते हैं। कंफर्म। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र निमल, याद है सही बच्चों को, वह भूमि जो वास्तविक तौर पर कृषि के लिए प्रयोग में आई है, जिस पर कम से कम एक बार खेती की गई हो, उसे क्या बोला जाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोला जाता है। सकल बोया गया क्षेत्र, ये आया था, ये क्वेश्चन में आता है, ये सीबीएसई पूछेगा ही पूछेगा। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जब एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सकल बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। मरुस्थलीकरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील हो जाता है उसे मरुस्थली। तब्दील का मतलब क्या होता है? बदल गया, बदल गई हो। क्या होता है? ये बदल गई हो। तब्दील उर्दू फारसी शब्द है। कंफर्म सही बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रोचक तथ्य भी आते हैं, है ना। चलिए, भारत में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के साथ ही पर्यावरणीय आंदोलन भी चलाए गए हैं। पहला खेजड़ी आंदोलन, है ना, कब? 1700 में राजस्थान में चलाया गया था। एक नंबर का सवाल ये पूछा जा सकता है कि खेजड़ी आंदोलन कब चलाया गया था? 1700 में। कहाँ? राजस्थान में। कंफर्म, एक नंबर का टिक। चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था। कहाँ? टिहरी गढ़वाल में चलाया गया था। कंफर्म। साइलेंट वैली आंदोलन कब चलाया गया था? 1968 में। कहाँ चलाया गया था? केरल में चलाया गया था साइलेंट वैली आंदोलन। अपिपको आंदोलन कब चला गया था? 1983 में चला गया था। कहां चला गया था? कर्नाटक में। ये सही बच्चे मुझे याद करके जरूर आए, मुझे बताएं, मैं सही बच्चों से कहता हूं। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चला गया था? 1985 में। कहां चला गया था? गुजरात में। इसे कहते हैं वीवीआईपी। क्या कहते हैं इसको? वीवीआईपी सवाल। इसका अर्थ होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्सन नहीं, है ना। वीवीआईपी क्यों? अगर इसको आप याद कर लेते हैं 3 नंबर आपका बनता ही बनता है, टक सा। आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए। अब यहां पे आता है आपका सवाल और जवाब। ये आपका उत्तर इसमें पहले से ही मौजूद है तो मैं इसको नहीं कराऊंगा। ये आपको क्या करना है? खुद से करके लाना है। कंफर्म। और सही बच्चे याद कर लें। बहता हुआ जल चिकनी मिट्टी को काट कर क्या कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? आपके पास यहाँ पे उत्तर जब मौजूद है तो मैं इसको क्यों कराऊं, है ना। ये तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है अधिकरण, अभिकरण, हाँ, अभिकरण और कथन, इसको ठीक से कर लेना है। उत्तर है आपके पास, इसका उत्तर आपके पास पहले से ही मौजूद है, तो ये कराना मुझे लगता है कि आपके लिए नहीं है सही। दूसरे चैप्टर पे चलते हैं हम, क्योंकि अगर किसी के पास उत्तर मौजूद होता है तो क्या फ़ायदा कि किसी को समझना, बताना, पहले से ही मौजूद है उसके पास खाना, तो खाए भाई अपना, पढ़े। जो चीज़ ना समझ में है वो चीज़ कराना है ना। वन और वन्य जीव संसाधन, क्या बात है। जंगल और जंगल के जीव, जंगल के जीव। कंफर्म। चलिए स्मरणीय तथ्य से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वन और वन्य जीव संसाधन, जंगल और जंगल के जीव कैसे संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत अपने फ्लोरा में अति समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां। एक नंबर का सवाल, भारत में पादप प्रजातियां कितनी है? 47,000 प्रजातियां पाई जाती है। और पुष्प प्रजातियां कितनी है? 15,000। एक नंबर का सवाल। सही बच्चे टिक मारने के लिए तैयार रहें और इसको याद ही कर लें कि पुष्प प्रजातियां कितनी है, यानी फूलों की। किसकी? फूलों की। पादप यानी पौधों की, है ना, पौधों की। ओके। भारत में अपने प्राणी जात यानी फौना में भी अति समृद्ध है। यहाँ कितना है? ये 81,000 से अधिक प्राणी जात है जो सांस लेता है। क्या? सांस लेने वाले, सांस लेने वाले। ओके, सांस लेने वाले। कंफर्म है। चलिए, यहाँ पक्षियों की संख्या कितनी है? 12,000 है। अधिक। और मछलियों की ये 1200 है, बिल्कुल सही। चलिए 1200 और 2500 किसकी है? मछलियों की। ये एक नंबर के बिल्कुल आने वाले पूरे सवाल है, इसको याद करके आए। कंफर्म। चलिए, भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से वन पाए जाते हैं? अगर पूछा जा सकता है कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं तो 5 टक मार दीजिएगा। और ये सब पूरा मुझे याद चाहिए सही बच्चों को।
सभी बच्चे ये पूरा याद करके आएंगे। सारे बच्चे याद करके आए। और भारत में कितने 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये याद कर ले। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये भी याद होना चाहिए, सभी बच्चे याद करके आए। प्रोजेक्ट टाइगर, ओहो, टाइगर से एक बात याद आता है मेरे को। वह कौन सा देश है जहां पे चीता, बाघ, शेर पाया जाता है, तेंदुआ भी पाया जाता है? बताइए, कमेंट में मुझे बताइए। चारों जो सबसे खूंखार जानवर मौजूद हैं वो कौन सा देश है? बताइए मुझे, बताइए बताइए बताइए। वो चारों जानवर कौन है भाई? अच्छा, क्या बात है। इंडिया, भारत, कोई हिंदुस्तान लिखोगे भाई? कोई आर्यवर्त भी लिख देना, कोई सोने की चिड़िया लिख देना। लिख दो लिख दो लिख दो। ओहो, आर्यभट्ट, क्या बात है, आर्यभट्ट। भाई आर्यभट्ट अलग हैं, वो व्यक्ति हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। सोने की चिड़िया, जय श्री राम, क्या बात है। ओहो हो, जमीन पर पीयूष भाई, भाई जमीन पर ही पाए जाते हैं सभी जीव, तो जमीन पर ही पाए जाते हैं, ये तो सच्चाई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा करके हम। चलिए, अब मैंग्रोव यहाँ पे आता है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 नंबर का ये टेक्सा सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। कंफर्म सही बच्चे? भारतीय वन्य जीवन रक्षण यानी बचाने के लिए अधिनियम कब, वन्य जीव अधिनियम कब चालू हुआ? 1972 में लागू किया गया। और बाद में 1980, 86 और 1991 में इसमें कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे। बिल्कुल सही। एक नंबर का सबसे मेन सवाल है 1, 2। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। और परियोजनाओं में से एक कौन सा है? 73, प्रोजेक्ट टाइगर का। कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों और वन्य जीव का विनाश मात्र जीवन विज्ञान का ही विषय नहीं है। बिल्कुल बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है? आवाज सही जा रही है? आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, लेकिन आपको समझना है। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की, अब यहां पे ना कुछ आ जाता है, स्तनधारी। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। स्तन का मतलब वह प्राणी, देखिएगा इसको मैं लिख देता हूं, वह प्राणी जो अपने शिशु को दूध पिला सके। क्या? दूध पिला सके, पिला सके। याद रखिएगा सही बच्चे, पूछूंगा मैं। उसे क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। खुशी देख करके मेरा दिल मचल गया। वाह 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 वाह। और हमारा चैनल आगे बढ़ गया। इतनी खुशी, इतनी खुशी, बहुत अच्छा लगा। होना चाहिए, होना चाहिए। आप लोग खुश हैं इस वीडियो को देख करके? लग तो रहा है मुझे कि खुश हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या कहता है अगला। यानी स्तनधारी कितनी है? 79, 79। इसको हिंदी में शायद ही किसी को पता होगा। अच्छा चलिए एक पूछता हूं मैं आप लोगों से, 77, 78, 69 में सबसे बड़ा कौन? अभी मुझे बच्चे बताएंगे 77, 78, 69 में सबसे बड़ा कौन है? 78। कैसे 78 होगा? 69 भी तो हो सकता है। पहले 77 आया है, फिर 78 आया, फिर 69 आया, यानी 69 तो 70 से नीचे है। लेकिन आजकल के बच्चों को पता है? नहीं पता है। अगर 69 बोलो, 79 बोलो, क्या इसको इंग्लिश में बोलिएगा?
कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। पृथ्वी पर आए हैं, जी करके जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, कुछ अपना बना के जाएंगे। चलिए, स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृप इसका मतलब होता है रेंगने वाले, रेंगने वाले, रेंगने सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थल चरों की 3 जातियां लुप्त होने की खतरा से झेल रही है। ये खत्म होने के लायक है, ये हमारा देन है, ये मानव ने ही ऐसा किया है। लगभग 15,000 पादप जातियां विलुप्त होने के खतरा बना हुआ है। 1500 है, 1500 है। अब बताइए 1500 जो पादप जातियां हैं, अगर ये लुप्त हो जाएंगी तो ऐसा लगता है कि जो जड़ी बूटियां हमारे भारत में मौजूद हैं उनमें से भी कुछ न कुछ पादप पौधे हैं जो कि लुप्त हो रहे हैं। गांव में ऐसा होता है कि बच्चों का ना पैर फट जाता है, टूट जाता है या तो फिर छिल जाता है। किसी किसी चीज का पौधा लेते हैं, रगड़ते हैं एकदम, ले रस टपकता है, लगा देते हैं, पत्ता लगाते हैं और छाल छील करके बांध देते हैं। ले कल इतना छीला था, क्या हुआ? रात को ही खत्म हो गया उतना। और शहर में ले डॉक्टर के पास, थोड़ा सा लगा क्या, ले डॉक्टर के पास। और यहां बच्चे इतने कोमल होते हैं ना, इतने कोमल होते हैं कि हल्का सा एक थप्पड़ मार दो ना, पूरा छप जाता है। और गांव वाले बच्चे पेड़ पर चढ़ के कूदते रहते हैं, गिरते रहते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल खेलते हैं। तुझे चोट नहीं लगी? क्या बात कर रहा है, मेरे को चोट लगेगी, तेरे भाई को चोट लगेगी। गांव वाले बच्चे ऐसे बोलते हैं। यहां पे अगर किसी को मार दो, आपने मेरे को मारा ना, मैं मम्मी को बताऊंगा। और गांव वाले बच्चे पीट लेंगे, कहेंगे कैसा है तू, बताओ। ये गांव वाले बच्चे होते हैं। इसीलिए कहते हैं गांव वाले बच्चों से पंगा नहीं, पढ़ने में भी नंबर 1, खेलने में भी नंबर 1, कंफर्म, और स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं। चलिए, टकसोल नामक रसायन जो कि हिमालय यव, ओहो एक नंबर, यव से निकला जाता है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला कैंसर औषधि है। एक नंबर कहा सकता है कि कैंसर की औषधि बनाने में कौन सी पेड़ आती है, तो वो कौन सा है? यव है। कहां पाया जाता है ये? कहां पाया जाता है? हिमालय में, कंफर्म। निकोबारी मेगापोड एक संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति है। वह कौन सी ऐसी पक्षी है जो कभी जमीन पर पैर ही नहीं रखती? चलिए कमेंट में बताइए। बिहार से हूं, बताइए बताइए। वो पक्षी कभी पेड़ पर यानी जमीन पर पैर ही नहीं रखता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, औसतन उपभोग से 4 गुना ज्यादा है। क्या होता है? एक अमेरिकी नागरिक का औसतन। अच्छा ये बताइए कि आज का जो डॉलर है कितना है भारतीय रुपए में? तो देखिएगा, यानी कि नागरिक का औसतन उपभोग एक सोमाली नागरिक के, सोमाली देश की बात हो रही है, कितना है? 40 गुना ज़्यादा है। अमेरिका नागरिक बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, उपभोग करता है, आपको पता ही है। कमेंट में मैं देखूं कि वो देसी दूध पीते हैं भैया। जय श्री राम। भाई कौन है? नाम बताओ, नाम बताइए भाई। देसी दूध पापा की परी? भैया पापा की परी कहां से आ गए हो? पापा की परियां तो दूध पीती ही हैं। गद्दारी कर पे भाई। माँ का मगरमच्छ हो, माँ के मगरमच्छो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, पापा की परियों पे मत चलो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। 10वीं है, 10वीं याद रहे, परसेंटेज लानी है। जमीन पर नहीं रहती है। अच्छा, पापा की परियां जमीन पे नहीं रहती है, क्या आसमान में उड़ती है? ऐसा करना, छत पे ले जाना, धक्का दे देना, कहना उड़ के दिखा।
याद रखना, सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई पे, छत पे नहीं लेके जाना है। पता नहीं तुम धक्का दो या ना दो। स्पेस में उड़ती है। पापा की बढ़िया स्पेस में उड़ती है, क्या बात है। अच्छा, तो आप मार्वल्स देखते हैं, क्या बात है, मार्वल्स बहुत ज़्यादा देखते हो आप लोग, है ना। चलिए आगे आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ ये एक क्या है, संस्था है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति केवल 28 वृक्ष हैं, यानी एक व्यक्ति के लिए कितना वृक्ष है, 28 वृक्ष हैं, याद रखिएगा इस बात को। और जबकि कनाडा में यह संख्या कितना है, 8,953। रूस में कितना है, 4,461। अमेरिका में कितना है, 716। और चीन में कितना है, 102। याद रखें सही बच्चे, आज ही प्रण ले ले कि हर एक साल में कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा पेड़ हमें लगाने हैं, अपने भारत को अच्छा बनाना है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, चलिए। चलिए चलिए आगे देखते हैं क्या है हम आपके लिए। प्रत्येक 5 वर्ष में हमारा पर्यावरण एक सिर से, अरे भाई ये गर्म करने का ना जो तरीका है ना, ये आपका है, आप ही गर्म करते हो, मानव ही गर्म करते हैं। ये देखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है। कौन, पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण जिसे हम कहते हैं IUCN के अनुसार पौधों प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया हुआ है। विभाजित का मतलब क्या होता है, बांटना। क्या होता है, बांटना। कंफर्म। अच्छा बच्चे गद्दारी कर रहे हैं मेरे से, करो गद्दारी, अपने लिए ही करोगे गद्दारी। वैसे ये रील ज़्यादा चला बच्चों का, ये बिहार से ही बच्चा है ना भाई, और ये जो रील है बहुत अच्छा लगता है, मैं भी कभी कभी देखता हूँ, यानी जोड़ जोड़ करके बनाते हैं। गद्दारी कर बे, गद्दारी करने वाले होते हैं। सामान्य जातियों की बात करते हैं हम, वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे कौन कौन सी है, पशु, साल, चीड़, ये क्या है, पेड़ है, क्या है ये, पेड़ है। ओके, कृतंत ये भी, रोडोडेंटस ये क्या है, एक प्रकार का पौधा नहीं है, फूल होता है। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। लुप्त का मतलब क्या है, धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं, है ना, जिनमें आगे देखिएगा, जिन विषय परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। उदाहरण कौन कौन सा, संकटग्रस्त में कौन सा है, काला हिरन है, मगरमच्छ है, पापा के मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, मैं तो अपने बच्चों को भी कहता हूँ, गांडा, शेर, पूंछ वाला बंदर। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती है, पूंछ वाला बंदर, पूंछ और दुम कितने होते हैं, यानी अब बंदरों में पूंछ नहीं आएगा। और संघाई आदि ये सब क्या है, संकटग्रस्त है। चलिए आगे जानते हैं, मैं सही बच्चों से पूछूंगा भी, है ना। सुभेद जातियां कौन कौन सी, देखिए सुभेद वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव, यानी कि घटते हुए को बढ़ाया नहीं गया, यानी कि सुभेद का मतलब बढ़ाना यानी घटना, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटती रही तो यह भी संकटग्रस्त जातियों में इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए कौन कौन है, नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी में डॉल्फिन है। आपको पता है डॉल्फिन ना खारा पानी नहीं पी पाती है, आपको शायद इस बात को पता होना चाहिए। वो समुद्र में रहती तो है लेकिन उसका पानी एक बूंद भी नहीं पीती है। कंफर्म सही बच्चे। चलिए सही बच्चों से मैं पूछूंगा, दुर्लभ जातियों में कौन कौन से, यहाँ देखते हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और इनकी प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ, विषम का मतलब गलत परिस्थिति नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। उदाहरण में कौन कौन से, हिमालयी, हिमाचली, हिमाचल में पाए जाने वाले भूरे भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये है इनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है,
स्थानिक जातियां, स्थानिक का मतलब होता है जो एक जगह पाई जाती हो, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियों को स्थानिक जाति कहा जाता है ना। उदाहरण के लिए अंडमानी टोल, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन, ये क्या होता है, ये स्थानिक जातियां होती है। ये जल्दी हर जगह नहीं पाई जाती है, ये एक ही जगह पाई जाती है, इसीलिए इसे स्थानिक कहा जाता है। अगला है लुप्त जातियों की बात करते हैं हम। लुप्त का मतलब खत्म। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में, यानी रहने के जो जगह है, आवासों का मतलब घर, हाँ, खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। अनुपस्थित यानी मिले ही नहीं, मिले ही नहीं, नहीं पाई गई। ये जातियां स्थानीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। कौन कौन सा है? एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, ये है ही नहीं इस दुनिया में, अब ये बिल्कुल खत्म सा हो गया हुआ है, इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लुप्त जातियों में कौन कौन से हैं, तो एशियाई चीता है ना, गुलाबी सिर वाला बतख है। आगे आता है वन क्षेत्र के कम होने के कारण क्या है। अब देखिएगा जंगल के कम होने के क्या कारण होता है। सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है, यानी बोआ जाता है ज़्यादा, खेती की जाती है ज़्यादा। बड़ी विकास परियोजनाएं जैसे रेलवे, नदी घाटी परियोजना लगाने से क्या होता है, वन क्षेत्र कम हो गया हुआ है। खनन के कारण बहुत सारे खुदाई की जाती है, किसकी, मिट्टियों की लेने के लिए, इसी कारण। पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ी कटाई के कारण। औपनिवेशिक वन नीति के कारण भी क्या हुआ है, हमारा कम हुआ है क्या, तो जंगल का क्षेत्र। आज देखिए जंगलों में जा करके बहुत सारी चीज़ें बन गई है वहाँ पे भी, है ना। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से? अत्यधिक जनसंख्या, बिल्कुल बात सही है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है, याद रखिएगा, कंट्रोल कीजिए भाई। जनसंख्या नियंत्रण जब प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दिया है, भारत नंबर 1 पे क्या हुआ है जनसंख्या में। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन है। तीसरे नंबर पे कौन है बताओ? वन्य जीव आवास का विनाश हो गया हुआ है ना। वन्य जीवों का आखेटन, आखेटन का मतलब शिकार हो गया हुआ है, यानी भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारण है ये। वन्य जीवों का अवैध शिकार होता है आजकल, है ना, होता है ना, आपने देखा होगा ज्यादातर हाथियों का शिकार किया जाता है उनके दांत के लिए, शेरों का शिकार किया जाता है उनके चमड़े, उनकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए। पर्यावरणीय प्रदूषण हो गया है और दावानल जंगल की आग के कारण भी होता है, और अति उपभोग के कारण भी क्या हुआ है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? अब देखिए संरक्षण का मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया हुआ है। बचाव क्या होता है, बचाव होता है। तो भाई आवश्यकता है पारिस्थितिकी की विविधता का संरक्षण करना है, कि जो हमारा संतुलन बना हुआ है वो बना रहे पृथ्वी पर। हमारे जीवन साधे संसाधन से जल, वायु और मृदा का संरक्षण भी जरूरी है, वरना ये सब अगर धीरे धीरे घटते चले जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता का संरक्षण, बिल्कुल बात सही है। अगर सिर्फ एक ही प्रकार के पशु पाए जाएंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बिल्कुल सही, कंफर्म है सही बच्चे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा ये बिल्कुल इजी है और सबसे बेस्ट है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय। सबसे पहला, लोगों तथा समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना। आप भी गांव जाए और अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें पशुओं को नहीं मारना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर जैसी लक्षित परियोजनाएं लागू हमें करवानी चाहिए। वन्य जीवों के अवैध शिकार, यानी कि जो जंगल में रहने वाले जीव है उनका शिकार नहीं करना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार की स्थापना करना चाहिए, जिसमें पशु एकदम आसानी से रह सके, खा सके, है ना। राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, बिल्कुल सही, कंफर्म बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगता है। वनों का वर्गीकरण। अब देखिएगा ये पूछा जा सकता है, ये जरूर पूछा जाएगा कि वनों का वर्गीकरण किन किन में हुआ है। चलिए कंफर्म चाहिए बच्चों। पहला है आरक्षित वन, इसमें वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण में सर्वाधिक मूल्यवान है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हुए, बिल्कुल बात सही है। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तीसरा, अवर्गीकृत यानी कि वन, अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIQ, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे सही बच्चों के लिए समुदाय और वन्य संरक्षण। ये देखिएगा कुछ लोग जो समुदाय में और जंगल में रहते हैं, हमारे देश में कई समुदाय में प्राकृतिक पूजन की बहुत पुरानी मान्यता है। आप जब बिहार जाते हैं या अन्य किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा देखते हैं कि शादी से पहले पूजा की जाती है पेड़ों की। किसकी? और मेरा मानना है वही असली गॉड है, वही असली भगवान है। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पेड़ ही असली गॉड, भगवान, ईश्वर, सब कुछ वही है मेरे लिए। तो मैंने तो ईश्वर को नहीं देखा है, मैं विश्वास भी नहीं करूँगा। मैंने पेड़ को देखा है। पेड़ हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। पूजना लाजमी है ना। पूजन की बहुत पुरानी परम मान्यताएं हैं। देखिएगा हमने से कई लोग पीपल और बरगद के पेड़ों को पवित्र मानते हैं। बिल्कुल बात सही है। कौन कौन सा पेड़? पीपल का और बरगद का, ये पवित्र है, याद रखिएगा। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। यानी वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं कि वहां पे खनन न हो। कहां पे? तो राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। हिमाचल में, हिमाचल में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? मैंने सही बच्चों को बताया हुआ है और लिखवाया भी है कि चिपको आंदोलन कब हुआ। हिमाचल में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, बल्कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण यानी जंगल बनाने में अभियान को भी सफल बनाया हुआ है। आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है, सही बच्चे याद रखेंगे। टिहरी में किसानों, ये देखिएगा, हाँ, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, याद रखिएगा। एक नंबर का सवाल आ सकता है कि बीज बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। नवदानय ने दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध यानी अलग अलग फसल का उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन किया जा सकता है। इसमें दो सवाल बनते हैं, है ना। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो टिहरी में। टिहरी में कौन सा आंदोलन हुआ था किसानों के द्वारा? तो बीज बचाओ आंदोलन हुआ था। आगे देखिएगा, भारत में प्रयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 36 वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं और संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास करने वालों में उड़ीसा पहला राज्य है। एक नंबर का ये सवाल बिल्कुल करेक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ पे याद रखिएगा सही बच्चे, वह कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया गया हुआ था? तो ये टिक्स आएगा, उड़ीसा वो पहला राज्य है। चलिए अब आगे जो बच्चे देख रहे हैं इसे, जितने बच्चे मेरे साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या बात है, क्या बात है, देख रहा हूं मैं सही बच्चे मेरे साथ कितना मेहनत से जुड़े हुए हैं। ओहो, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हिमाचल, ओके भैया, अरे भाई क्या बात है। जाने से पहले एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा, जिंदगी जीनी है, जिंदगी जीनी है तो कुछ करना, अपने ही लोगों में कुछ बनना, सीख मिले कहीं से भी उसको लेना, ये भारतीय बच्चों की परंपरा है जिससे वो आगे बढ़ते हैं, अच्छे बनते हैं। कंफर्म? चलिए जितने भी भाई हैं, ओहो जय श्री, क्या बात है। ए भाई बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सही भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और चाहता हूं कि जितना हो सके इसको याद करके ही रखें जिससे आपके पेपर में, और अगला वीडियो कल मेरा आएगा, लाइव आए इसी समय पे, है ना। सही बच्चों को मैं और भी ज़्यादा उत्साहपूर्ण और खेल कूद के साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। कंफर्म सही बच्चे? चलिए।